तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉडर्न फिजिक्स नया चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स वन। इसमें दो पार्ट आते हैं, एक मॉडर्न फिजिक्स वन आता है, एक मॉडर्न फिजिक्स टू आता है। जनरली मॉडर्न फिजिक्स वन में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, एक्सरेज वगैरह पढ़ते हैं, जो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसे पढ़ते हैं, और भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उसे हम लोग चीज़ों को पढ़ते हैं। और हम मॉडर्न फिजिक्स टू में बेसिकली पूरा का पूरा न्यूक्लियर फिजिक्स होता है, और ये सारी चीजें तुम लोगों ने कंप्लीटली 11th में भी पढ़ रखा होगा। 11th इन द सेंस केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा। केमिस्ट्री में तुम लोग को अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह में, ये सारी चीजें है ना, किस तरीके से हमारा जे जे थॉमसन का यस आया सर। था मॉडल, उसके बाद बोर्स मॉडल आया। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के मॉडल्स एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाया गया होगा। एक्सरेज भी तुम लोग को पढ़ाया गया होगा। इवन तुम लोग को ये भी न्यूक्लियर फिजिक्स भी पढ़ाया गया होगा, है ना। तो हम लोग भी उसी चीज को ही पढ़ेंगे, हाँ और सर। कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस थोड़े थोड़े चीज हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ेंगे इसमें, और उसमें तुम लोग को कुछ लिमिटेड चीज तक पढ़ाया जाता था, ठीक है। अब चलो चैप्टर के बारे में बात कर लेते हैं, इसका इंपॉर्टेंस जेई में कितना है। तो मॉडर्न फिजिक्स वन काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और चैप्टर छोटा है, 6-7 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा तुम लोग का चैप्टर। लेकिन ये इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा है, हर साल इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। मॉडर्न फिजिक्स और वन एंड मॉडर्न फिजिक्स टू दोनों को अगर कंबाइन कर लें, तो कंबाइन करने के बाद इससे 2-3 क्वेश्चन तो आराम से आ ही जाते हैं। तो मान करके चलो कि ये एक छोटा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब कि इससे क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। तो काइंड ऑफ तुम्हारा ऐसा ये टॉपिक हो गया, चैप्टर हो गया, जिसमें कि तुम फिजिक्स में भी क्वेश्चंस कर सकते हो और केमिस्ट्री में भी कर सकते हो, है कि नहीं। तो ये चैप्टर तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया तुम्हारे लिए। केमिस्ट्री भी तुम्हारा ऐसे डील हो जाएगा और फिजिक्स भी डील हो जाएगा। सेम वे में एक और चैप्टर है जो कि काफी ज्यादा छोटा है, और उससे हर साल एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, हर एक साल रिकॉर्ड रहा है। वो है कि हमारा एरर एंड मेजरमेंट। एरर यूनिट डायमेंशन एरर मेजरमेंट का अगर तुम बुक देखोगे या फिर उसके लेक्चर्स देखोगे, तो उसे 1 या 2 लेक्चर में कंप्लीट करा दिया जाता है। और अगर जेई में उसके क्वेश्चंस देखेंगे, तो हर एक साल क्वेश्चंस आए ही हैं उसके ऊपर। तो वो भी काफी अच्छा चैप्टर है, उसे भी तुम लोग अच्छे तरीके से कमांड कर लेना, रिवाइज कर करके, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हाँ सर। फिजिक्स। कितना टफ है ये चैप्टर, चैप्टर भी बता देता हूँ। चैप्टर उतना कुछ खास टफ है नहीं, और तुम्हारा ये रिवीजन होगा, इन द सेंस पहली बार तो नहीं पढ़ रहे हो, दूसरी बार पढ़ रहे हो। एक बार तो केमिस्ट्री में हो चुका है, वही सारी बातें यहाँ पे भी रिपीट होनी है, कुछ नया नहीं है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थोड़ा सा नया पड़ेगा, उसको हम लोग ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स वन के बारे में बात करूँ तो इसमें बहुत सारी बातें करने के लिए है ना। मॉडर्न फिजिक्स वन जो है वो स्टार्ट हुआ था, बेसिकली ये मॉडर्न फिजिक्स नाम है मॉडर्न, लेकिन मॉडर्न है नहीं। ये 90s के स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उस समय से ये बातें 90s 50 तक की बात कर लो। बाकी जो अभी जो चीज़ें आए हैं लेटेस्ट में 2000 की बातें हैं, वो सारी चीज़ इसमें इंक्लूड नहीं किए गए हैं। काइंड ऑफ वो सारी चीज़ें हमारे सिलेबस में नहीं, आउट ऑफ सिलेबस हो गया, बराबर है क्या। तो मॉडर्न फिजिक्स नाम है लेकिन मॉडर्न है नहीं। चलो उसके बाद फिर जो आता है हमारा, कि इस मॉडर्न फिजिक्स में जो सिलेबस है, उस सिलेबस के हिसाब से मतलब कि ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछे गए हैं, है ना। कुछ कुछ टॉपिक्स डेप्थ में है, कुछ कुछ डेप्थ में नहीं है। जैसे कि केमिस्ट्री है और फिजिक्स है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है कि उसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं, इसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं, जो डेप्थ होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। चलो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। हम लोग इसमें ऑलवेज टू द पॉइंट बातें करेंगे। अगर लिखने जाएं या फिर थ्योरी में बताने जाऊं तो बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए, लेकिन उतना ज़्यादा डेप्थ में जाने से कोई फ़ायदा नहीं हो, हमारे सिलेबस में है नहीं और पूछा जाएगा नहीं, ठीक है। तो टू द पॉइंट एकदम बिल्कुल बातें करनी है, जो भी चीज़ आएंगे या फिर जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको मैं अच्छे तरीके से बताऊंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तुम लोग। और तुम लोग को भी अगर कोई भी दिक्कत हो तो तुम लोग पूछ सकते हो, बेसिकली ये तो रिपीट ही हो रहा है सारी चीज़ें।
ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या चीज़? बेसिकली आइंस्टीन ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे उसमें से 3 पेपर बेसिकली रिलीज किए थे ना। 3 पेपर में से एक पेपर था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। बाकी 2 पेपर के ऊपर तो उसे मिला ही नहीं है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वगैरह चीज़ें जो बताएं उनके ऊपर तो अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। बेसिकली नोबेल प्राइज मिलने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। वो बोलता है कि तुम हाइपोथेसिस जो लिखते हो उसे प्रूफ भी कर करके दिखाना पड़ेगा। अगर वो चीज़ प्रूफ हो जाता है तो फिर तुम पे मतलब कि अगर साइंस के टुवर्ड्स नया कंट्रीब्यूशन है तो उसे कंसिडर किया जाएगा। बहुत भी और वो प्रोसेस है कि उसमें पैनल पैनल मेंबर बैठते हैं और फिर वो चूज करते हैं कि हाँ ये कितना अच्छा है ना। बहुत सारे मतलब जो भी थेसिस वगैरह होते हैं उसके लिए। तो वो थियोरेटिकल फिजिसिस्ट थे एल्बर्ट आइंस्टीन, और उनके एक पेपर के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उन्होंने हाइपोथेसिस दिया था, और उसके बाद फिर एक्सपेरिमेंट किए गए उसके ऊपर, और एक्सपेरिमेंट से ये बात प्रूफ होकर के आया कि हाँ ये जो चीज़ है ये बिल्कुल 100% ट्रू है। ठीक है, तो दो तरह के फिजिसिस्ट होते हैं, एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट और एक होता है हमारा एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या किया गया है, मैं एक जनरल बातें बताऊंगा पहले। और उसमें ये किया गया कि एक मेटल लिया गया, मेटल सरफेस, ठीक है। एक मेटल लिया गया, जैसे कि मान लो गोल्ड है, एल्युमिनियम है। अभी के लिए हम लोग बस मेटल सरफेस ले रहे हैं, ठीक है। और इस मेटल के ऊपर लाइट को फॉल कराया गया। अब यूं बोल लो, लाइट अभी तो हमें पता नहीं है क्या है, वेव नेचर है या फिर पार्टिकल नेचर है, हमें एग्जैक्टली पता है नहीं। तो बस अभी के लिए जान लो कि हाँ लाइट को फॉल कराया गया। तो इसे मैं लिख देता हूँ एनर्जेटिक एनर्जेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और काफ़ी ज़्यादा हाई एनर्जी था, तो इसके पास ज़्यादा एनर्जी होने के कारण से ये इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी सप्लाई कर देता है, और इधर से इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल सरफेस से वो बाहर निकल जाता है। अब ये मेटल सरफेस से बाहर निकल गया है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। कैन बी पॉजिटिव और ज़ीरो, डिपेंड करेगा सिचुएशन पे, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हुआ यूं इस जगह पे कि इसके पास एनर्जी था, किसके पास, यहाँ पे जो वेव्स आ रहे थे, या फिर ईएम वेव की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो आ रहे थे, वो इसके पास एनर्जी था, और वो एनर्जी होने के कारण से इलेक्ट्रॉन ने क्या करा, एब्जॉर्ब करा, और एब्जॉर्ब करने के बाद फिर वो बाहर निकल गया, और इसे बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो इट इज द फेनोमेना ऑफ ejection of electron from its metal surface due to the absorption of क्या, एनर्जी। एनर्जी या फिर फोटोन्स जिसको हम लोग बोलते हैं। तो लाइट के बारे में तुम लोग को पहले मैं बताता हूँ। बहुत साल पहले, मैं 50s में जा रहा हूँ, और उस समय लाइट के बारे में कोई भी बिल्कुल मतलब एक कंक्रीट बातें पता नहीं थी कि लाइट क्या है। ये एक वेव नेचर को फॉलो करता है या फिर पार्टिकल नेचर को फॉलो करता है, बिल्कुल पता नहीं था, कुछ नहीं पता था। तो अब हमें कोई भी चीज़ नहीं पता होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हाइपोथेसिस देते हैं, उसके बाद फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, और फिर उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हम लोग ये बताते हैं कि हाँ ये चीज़ है। तो सेम वे में लाइट के लिए भी रन किया गया वो सारे एक्सपेरिमेंट्स। तो कुछ फिजिसिस्ट ऐसे थे जो कि मानते थे कि नहीं, ये पार्टिकल नेचर को प्रूव शो करता है, तो उन्होंने पार्टिकल नेचर के लिए एक्सपेरिमेंट्स रन किए। और कुछ फिजिसिस्ट मानते थे कि नहीं, ये वेव नेचर को पॉजेस करता है, और उन्होंने वेव के लिए एक्सपेरिमेंट्स करना स्टार्ट करा। तो जो भी पार्टिकल नेचर को एज्यूम करके एक्सपेरिमेंट रन करते थे, उसके कुछ एजम्पशंस होते थे, और उसके साथ साथ वो हाइपोथेसिस लिखते थे और एक्सपेरिमेंट होता था।
और उससे कुछ स्टेटमेंट निकल के आता था कि हाँ ये पार्टिकल नेचर को पोजेस करता है। तो सबसे पहले न्यूटन आए थे और न्यूटन ने क्या बोला कि ये जो है लाइट एक पार्टिकल नेचर को पोजेस करता है और इसके पास कॉर्पसल्स नाम की एनर्जी होती है। और उन्होंने ये भी बात बताया था कि जो लाइट को सन से अर्थ तक ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, जिसे हम लोग ईथर नाम से बताया गया था। वैसे स्पेस है, स्पेस बिल्कुल वैक्यूम है और वहाँ पे कोई भी मटेरियल नहीं है, लेकिन न्यूटन ने फिर भी बोला था कि हाँ वो एक ईथर नाम से स्पेस में मतलब कि मीडियम, और उस मीडियम के थ्रू यहाँ पे वो ट्रैवल करके आ रहा है। तो उन्होंने ये बस बात बोला था। और भी बातें बोली थी। लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स के बारे में पता होगा तुम लोग को। लाइट वेव होता क्या है, ट्रांसवर्स है या लॉन्गिट्यूडनल? क्या है? ट्रांसवर्स है ना, बराबर। लेकिन न्यूटन ने बोला था कि ये लॉन्गिट्यूडनल है। तो उन्होंने कुछ कुछ बातें बताई और कॉर्पसल्स के बारे में बताया कि ये एक पैकेट ऑफ एनर्जी है, इसमें जो है एनर्जीज होते हैं और वो आगे की डायरेक्शन में मूव करते हैं और उसी से ही हमें हर एक चीज़ इंफॉर्मेशन वगैरह मिलता है। साथ ही साथ उन्होंने ये बताया कि जो रिफ्लेक्शन है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से हो रहे हैं कि मान लो कि एक इलास्टिक बॉल है जो कि सरफेस के ऊपर टक्कर खा रहा है और टक्कर खा करके इलास्टिकली कोलाइड करके निकल जा रहा है। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन काफी अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो उसके बाद फिर प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया कि क्या है क्या है क्या है। फिर एक्सपेरिमेंट्स रन किए गए, हाइजेंस कंस्ट्रक्शंस वगैरह थे। उससे पहले उसके बाद में आया था ये वाला क्या नाम है, मैक्सवेल्स थ्योरी। मैक्सवेल थ्योरी काफी स्ट्रांगली इस बात को प्रूव कर रहा था कि ये वेव नेचर को पोजेस करता है, लाइट जो है वो वेव नेचर को पोजेस करता है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह रन किए और इन सभी चीज़ों को प्रूव करके भी बताया कि हाँ ये वेव नेचर को पोजेस करता है। और मैक्सवेल उस समय का काफ़ी अच्छा साइंटिस्ट थे और उसके बातों को काफ़ी ज़्यादा सालों तक माना गया कि हाँ बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइजेंस कंस्ट्रक्शन भी आया उसके बाद, हाइजेंस कंस्ट्रक्शन से इस बात को भी प्रूव किया गया कि हाँ अगर हम लोग वेव नेचर एज्यूम करते हैं तो हमारा रिफ्लेक्शन एज वेल एज रिफ्रैक्शन दोनों को प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, दोनों को प्रूव किया जा सकता है। और मैक्सवेल ने जिस तरीके से इक्वेशन लिखा था वो प्रॉपर अच्छे तरीके से सूट करता था। इक्वेशन जो है वो वेव्स के लिए, इवन लाइट के लिए अच्छे तरीके से सूट करता था। उन्होंने बहुत सारे कैलकुलेशंस करके दिखाए थे और ये सारी बातें बताया कि हाँ किस तरीके से हम लोग ये सब चीज़ें देख सकते हैं, वेरीफाई भी किया था। तो मैक्सवेल की बातें काफ़ी अच्छे तक हद तक माना गया, मतलब हद तक क्या पूरा ही मान लिया जाए और कई सालों तक इसको मान एज्यूम करके चलते गया कि हाँ ये बिल्कुल सही बात है कि ये क्या है, वेव नेचर को पोजेस करता है। उसके बाद फिर प्लैंक्स आए थे और प्लैंक्स ने बोला था कि ये पार्टिकल नेचर को पोजेस करता है, पार्टिकल नेचर को पोजेस करता है। और उसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया कि ये जो है एक फोटोन्स नाम के एनर्जी पैकेट्स में अवेलेबल है। उनको नया नाम दिया गया, उधर कॉर्पसल बोला गया था, इधर फोटोन्स बोला गया। और ये फोटोन्स जो है कहीं भी एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लस टू अनदर। और इस तरीके से उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह रन किए थे और वो फोटोन्स को बताया कि इसकी जो एनर्जी होती है E इज इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा होती है, बराबर। और ये जो एनर्जी होता है ये सिर्फ और सिर्फ फोटोन का होता है, इसका रेस्ट मास जीरो होता है, ये सारी चीजें भी बताए थे। तो फोटोन्स जैसे ही बोला गया उसके बाद उन्होंने कुछ चीजें प्रूव भी करे थे, तो वो काफी मतलब कि माना गया कि हाँ सही में लग तो रहा है कि हाँ ये फोटोन्स होगा। उसके बाद फिर आइंस्टाइन भाई साहब आ गए, तुम्हें तो पता ही है उसके बाद क्या हुआ। आइंस्टाइन भाई साहब आकर के बोले कि भाई ऐसा है कि ये जो है एक फोटोन को पॉजेस करता है, फोटोन नेचर को पॉजेस करता है। और उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सपेरिमेंट के तौर पे बताया और उन्होंने फिर दिखाया कि देखो ये फोटोन्स अगर इस पे फॉल करेंगे, पार्टिकल नेचर होगा तभी ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल सकता है। अगर वेव नेचर होगा तो बाहर तो निकलेगा, लेकिन सारे डेटा जो है हमारे इनकरेक्ट आ रहे हैं, एक्सपेरिमेंट से गलत आ रहे हैं, जो होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काफी अच्छे तरीके से उसको प्रूव कर रहा था कि हाँ ये पार्टिकल नेचर को ही पॉजेस करता है। उसके बाद फिर
ये बातें जो है बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी कि ये वेव नेचर को भी पॉजेस कर रहा है, उससे भी एक्सपेरिमेंट्स रन कर रहे हैं, सही आंसर आ रहा है। पार्टिकल नेचर को भी एक्सपेरिमेंट्स रन कर रहे हैं, उससे भी सही आंसर आ रहा है। उसके बाद फिर डी ब्रोगली भाई साहब आए, उन्होंने बोला कि देखो तुम दोनों लड़ाई मत करो, ये ना तो पार्टिकल नेचर को पॉजेस करता है ना ही ये वेव नेचर को पॉजेस करता है, ये दोनों नेचर का मिक्सचर है, डुअल नेचर इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये डुअल नेचर को पोजेस करता है। डुअल नेचर का मतलब कि वो पार्टिकल को भी पोजेस करेगा और वेव को भी पोजेस करेगा। तो इसीलिए जो हमारा लाइट है वो क्या है, डुअल नेचर को पॉजेस करता है। और हम लोग कभी भी लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आसानी से बोल सकते हैं और कभी भी उसको फोटॉन्स भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए जो भी साइंटिस्ट हमारे पार्टिकल नेचर को सोच करके एज्यूम करके प्रूव करते थे, एक्सपेरिमेंट रन करते थे और आंसर सही आता था। क्यों? क्योंकि उस समय जो डोमिनेटिंग फ्यूचर बन जाता था वो पार्टिकल नेचर का बन जाता था। और जब वेव्स के एक्सपेरिमेंट होते थे तो उस समय वेव्स के एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट सही आता था। जैसे डिफ्रैक्शन पैटर्न वगैरह मिलता है ना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये सारी चीज हम लोग एक्सपेरिमेंट में देखेंगे, है ना। उसके बाद फिर ये सारी चीज कहानी खत्म हुई कि हाँ ये डुअल नेचर को प्रोसेस करता है, और फिर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह रन कराए गए। उन्होंने फिर डी ब्रोगली ने अपना हाइपोथेसिस दिया, फॉर्मूले निकाले, और फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स भी रन किए गए और बिल्कुल ट्रू आया ये बात। तो अभी तक में हमें क्या समझ में आया कि जो हमारा लाइट वेव है, जो इसे क्या बोल सकते हैं हम लोग, ये डुअल नेचर को पोजेस करता है, जिसके पास वेव नेचर भी है और एज वेल एज पार्टिकल नेचर भी है, दोनों नेचर है, एक नेचर नहीं है, दोनों नेचर है। और इसमें बहुत सारे चीजें हैं बताने के लिए, लेकिन मैं बता नहीं सकता हूँ किस तरीके से वेव, जब हम लोग वेव्स के एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके इंटेग्रिटी लॉस हो जाती है और वो पार्टिकल नेचर को लॉस करके वेव नेचर को डोमिनेट कर जाता है, और उस समय वो चीज शो करता है। मतलब कि तुम अगर देखने के लिए जाओगे, झांकने के लिए कि हाँ वो वेव नेचर को पॉसेस कर रहा है या पार्टिकल को, तो तुम अगर वेव के तरीके से देख लो तो वो वेव तुमको दिखाएगा, हाँ ये वेव है। लेकिन जैसे तुम पार्टिकल नेचर के तरीके से देखने जाओगे तो वो तुमको बताएगा कि मैं पार्टिकल हूँ। जब तक नहीं देख रहे हैं तब तक वो दोनों चीज, पार्टिकल भी और वेव भी है, बस इतना ही समझ लो। चलो अब आगे चलते हैं, बहुत सारी बातें बोल ली हमने। सर। हाँ बोलो। सर एक बार डेफिनेशन बता दीजिए। किसका? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का? हाँ सर। देखो, व्हेन, तो यहाँ पे जो मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिखा है, ये फोटॉन्स लिखना ज्यादा सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि उस समय तक तो हम लोग फोटॉन्स ही अलग तरीके से जानते थे। व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ हायर frequency or with higher energy levels falls on the metallic surface, then the electrons are being ejected from the metal surface. From the metal surface. This phenomena is called is called photoelectric effect. ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें कुछ कुछ टर्म्स है, उसे हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। पहला जो टर्म्स है वो है फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होता है?
तो फोटो इलेक्ट्रॉन साफ साफ पता चल रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं मेटल सरफेस से, जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। सो इट इज द इलेक्ट्रॉन्स emitted from the metal surface during photoelectric effect is called photoelectrons। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। दूसरा देखते हैं, तो जिस तरीके से फोटो इलेक्ट्रॉन हुआ उस तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी होगा। अब क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर निकल रहे हैं और किसी भी ट्यूब में ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो ये करंट को फ्लो करेगा, है ना। बेसिकली चार्ज का फ्लो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्या है, करंट है। सो इट इज द करंट inside the tube due to photo electrons in photoelectric effect। इसमें एक और टर्म आता है डेट इज सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट का मतलब क्या होता है, जब करंट अपने वैल्यू को चेंज ना करे वो हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन करंट। मैक्सिमम अगर करंट हो जाएगा और उसके बाद फिर अपने करंट के वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट बोलते हैं। जैसे कि तुम लोगों ने केमिस्ट्री में सैचुरेटेड भी सैचुरेटेड सॉल्यूशंस भी पढ़े होंगे, है ना, है ना। शुगर को जैसे मिक्स करते जाओ मिक्स करते जाओ तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद और शुगर उसमें मिक्स नहीं होता है तो वो क्या हो गया, सैचुरेशन लेवल को रीच कर गया। इससे ज़्यादा तुम शुगर मिक्स नहीं कर सकते। तो मान लो तुम करंट बढ़ाते जा रहे हो बढ़ाते जा रहे हो बढ़ाते जा रहे हो और एक मैक्सिमम लेवल रीच करने के बाद अब करंट बढ़ ही नहीं रहा है चाहे तुम कुछ भी करो। तो इसीलिए इस करंट को सैचुरेशन करंट बोला जाता है, द मैक्सिमम करंट। इट इज द मैक्सिमम करंट इन फोटोइलेक्ट्रिक। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या है, तो वर्क फंक्शन क्या होता है, जब हम लोग किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर फोटॉन्स को फॉल कराते हैं। लेट्स से ये मेटल सरफेस है और इसके ऊपर मैंने फोटॉन्स को फॉल कराया, कैसे करके, ये आया वेव या फिर फोटोन बोल लो। और फोटोन के पास है एनर्जी, लेट से ये जो फोटोन है इसके पास एनर्जी है कुछ, मान लेते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है और इस जगह पे इलेक्ट्रॉन परसेंट है।
तो जब ये फोटोन इसके पास आया तो इलेक्ट्रॉन ने पूरा का पूरा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया, कितना, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब इस इलेक्ट्रॉन के पास कितना एनर्जी है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पूरा एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन जब ये बाहर निकलता है तो इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं होता है, इससे कम होता है। तो मान लो कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अब इसके पास बचा, तो इसको इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड होता है, उसे हम लोग वर्क फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो वर्क फंक्शन को किसी जगह पे W से भी डिनोट किया जा सकता है और किसी जगह पे पाई से भी डिनोट किया जा सकता है। तो मैं इसको पाई से डिनोट करूंगा। क्या डेफिनेशन होगा इसका, इट इज द मिनिमम अमाउंट of energy required to just eject the electrons from the metal surface with zero kinetic energy। तो मिनिमम मुझे इसके ऊपर कितनी एनर्जी डालनी चाहिए, मिनिमम कितनी एनर्जी डालनी चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ताकि ये मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को जस्ट बाहर निकाल दे विथ जीरो काइनेटिक एनर्जी, जस्ट बाहर निकाल दे। तो 2 इलेक्ट्रॉन विल बी कॉल्ड एज द वर्क फंक्शन। और ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। जैसे जिंक, कोबाल्ट, ये सब चीज़ें हो गए, कोई भी मेटल हो गया, आयरन हो गया, तो ये मेटल पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पे डिपेंड करेगा उसका वर्क फंक्शन क्या होगा। सो फॉर डिफरेंट metals phi will be different। ऐसा। नेक्स्ट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड रिटार्डिंग पोटेंशियल। इसके बारे में हम लोग आगे जा करके देखेंगे, मैं बस थोड़ा सा बता देता हूँ। सर स्क्रॉल कर रहा हूँ थोड़ा। रिटार्डिंग पोटेंशियल, तो देखो ऐसा है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है इस लोकेशन पे और इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने सेटअप किया, तो दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटअप किया जा सकता है। या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में सेटअप कर लो, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को इस डायरेक्शन में सेटअप कर लो। जिस भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटअप करेंगे उसके कारण से इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा। लेकिन हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी किसी एक डायरेक्शन में, एज्यूम करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था विथ वेलोसिटी v नॉट, और ये भी इलेक्ट्रॉन जो है इसी डायरेक्शन में ही मूव कर रहा था विथ वेलोसिटी v नॉट। तो दोनों केस में इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा होगा, फर्स्ट केस में बोलो इस पे फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, उसका फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, विच इज क्यू, मैग्नीट्यूड में हमें पता है।
लेकिन इसके पास वेलोसिटी v नॉट इस डायरेक्शन में है, तो ये आगे जाएगा और जाने के बाद फिर रिटर्न हो जाएगा, है ना। तो क्योंकि यस इस सर। इलेक्ट्रॉन का रिटार्डेशन हो रहा है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑब्टेन करने के लिए तुमने एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया होगा। इस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल रखा होगा और इस तरफ नेगेटिव टर्मिनल रखा होगा, तभी तो ये पोटेंशियल डिफरेंस मिला तुम्हें। ये पोटेंशियल डिफरेंस जो भी मिला उसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से इस पे रिटार्डेशन हो रहा है। तो ये जो रिटार्डिंग पोटेंशियल है, मतलब कि जो पोटेंशियल डिफरेंस जितना मुझे अप्लाई करना चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन का रिटार्डेशन होने लगे, उसे हम लोग रिटार्डिंग पोटेंशियल बोलते हैं। इसमें एक और केस है, मतलब केस क्या बोलूं, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इलेक्ट्रॉन जो भी होगा वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाते रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ये फर्स्ट, ये सेकंड एंड थर्ड। और थर्ड केस में अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इसका डायरेक्शन इधर है, तो ये क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा इसी डायरेक्शन में, क्योंकि एक्सेलरेशन इसका इस डायरेक्शन में होगा। तो दिस v नॉट विल इंक्रीज ऑलवेज, और एक्सेलरेशन इसका लेकिन इस डायरेक्शन में। समझ में आया क्या तीनों केस में। इस केस में एक्सेलरेशन जीरो, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, आगे जाकर के हम लोग ये सारी चीजें देखेंगे, काम आएगा ये, तो ध्यान से समझना। रिटार्डिंग पोटेंशियल में क्या होता है, जब हम लोग एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगे और इलेक्ट्रॉन एक्सलरेट ना करे, डी एक्सलरेट करे, तो इसे रिटार्डिंग पोटेंशियल बोलते हैं। कोई पोटेंशियल अप्लाई किया होगा हमने, ये होगा प्लस और ये माइनस बी। और जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से अप्लाई कर लेंगे, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कुछ इस तरीके से अप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स उसके वेलोसिटी के डायरेक्शन में लगे, तो वो एक्सलरेटिंग पोटेंशियल कहलाएगा। नेक्स्ट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल देखो, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है। अब हमें पता चल गया कि रिटार्डिंग पोटेंशियल क्या करता है, बेसिकली उस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, जिसके कारण से उसकी वेलोसिटी कम होने लग जाती है। मान लो ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, इलेक्ट्रॉन जो है इस तरफ चलना स्टार्ट किया इस जगह से, विद द इनिशियल स्पीड ऑफ वी नॉट, और इस जगह पे एक टर्मिनल डाला गया डेट इज पॉजिटिव, और इस तरफ नेगेटिव टर्मिनल डाला गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा इस डायरेक्शन में। अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ है, तो मैं बस क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस जगह तक पहुंच करके रिटर्न हो जाए, मतलब टच ना कर पाए, टच ना कर पाए, कौन से प्लेट को, नेगेटिव प्लेट को टच ना कर पाए, और वो इस तरफ से रिटर्न हो जाए। तो मुझे कितना पोटेंशियल डिफरेंस रखना चाहिए ताकि ये इस प्लेट को टच नहीं करे, वो कहलाता है पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस, अब देखो मैग्नीट्यूड की बात करूंगा मैं, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव का डायरेक्शन भी हम लोग इसमें देंगे, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड। मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस इट शुड बी applied across
the plates such that the electron just just क्या बोलो, just not able to touch the opposite plate। या फिर दूसरे टर्म्स में ऐसा बोला जाता है कि जस्ट करंट जीरो हो जाए। अब करंट कैसे जीरो होगा वो भी हम लोग समझेंगे, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन से फ्लो नहीं करेगा तो करंट कैसे फ्लो करेगा। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल अभी हम लोग समझेंगे। अब हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पूरा एक डायग्राम बनाते हैं और फिर उससे हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। सर बंद होगा अभी। चलो तो देखो ये हमारा ट्यूब है और इसी के अंदर एक्सपेरिमेंट रन किए गए। इसमें क्या है, ये एक मेटल प्लेट है, एक मेटल प्लेट है जिसे हम लोग इमीटर बोलते हैं। और ये जो है ये कलेक्टर प्लेट है। ये पहले तो इमीटर दे देता हूँ रेड कलर से, और ये ब्लू कलर से ये हमारा कलेक्टर प्लेट। कलेक्टर प्लेट एंड इमिटर प्लेट। तो हुआ यूं कि फोटॉन्स इस मेटल प्लेट पे फॉल किए और एनर्जेटिक फोटॉन्स थे, इसको फॉल कराया। अब फोटॉन्स के अंदर दो चीज को वेरी कराया जा सकता है, दैट इज इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। और इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी के साथ हम लोग वेरिएशंस कर सकते हैं। अभी के लिए बस मान लो अगर मैं इंटेंसिटी को बढ़ाता हूं या घटाता हूं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे या फिर घटेंगे, ठीक है। और अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता हूं या फिर घटाता हूं तो एनर्जी ऑफ फोटॉन्स बढ़ेगा या घटेगा। एनर्जी ऑफ फोटॉन्स बढ़ेगा या घटेगा। इंटेंसिटी वाले में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है जो कि हम लोग आगे जाकर के देखेंगे कि अगर इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो जरूरी नहीं कि नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़े तो ही हो सकता है। एनर्जी ऑफ फोटोन भी बढ़ेगा तो भी इंटेंसिटी हमारा बढ़ सकता है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन अभी एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग को यही समझ के चलना है कि अगर मैंने इंटेंसिटी बढ़ाया तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़े और फ्रीक्वेंसी बढ़ाया तो एनर्जी ऑफ फोटॉन्स बढ़े। एनर्जी ऑफ फोटॉन्स क्या होता है, एच सी बाय लैम्डा। एनर्जी ऑफ फोटोन एच सी बाय लैम्डा होता है, हमें ये सब पता है, बोलो सबको पता है ना। हाँ सर। Where h is Planck's constant and c is the speed of light and that lambda is the wavelength of the light used, जिसको हम लोग h nu भी लिखते हैं।
ठीक है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी होता है, न्यू इज व्हाट फ्रीक्वेंसी। तो जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज्यादा एनर्जी ऑफ फोटोन होगा, दिस इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को मैं एफ से डिनोट करूंगा, ठीक है, इस जगह पे देखो मैंने एफ से डिनोट किया हुआ है, तो हम लोग एफ से डिनोट करेंगे। तो अभी के लिए हम लोग कुछ नंबर एज्यूम करके चलेंगे ताकि हमें अच्छे तरीके से समझ में आए, बराबर है क्या। जैसे कि फोटोन्स हैं, अगर मैं फोटोन्स की बात करूं, जैसे कोई लाइट रे आ रहा है तो 10 फोटोन उससे बाहर नहीं निकलते हैं, ढेर सारे फोटोन्स होते हैं, ढेर सारे, अनगिनत फोटोन्स। तो हम लोग को क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना है अंडरस्टैंडिंग के लिए, हम लोग एज्यूम करके चलते हैं कि 10 फोटोन्स फॉल कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 और ये 10 फोटोन, 10 फोटोन्स फॉल कर रहे हैं, और 10 फोटोन्स फॉल किए तो इलेक्ट्रॉन को वो बाहर निकालेगा। और सारे फोटोन्स, यहाँ पे जो एक फोटोन सिंगल सा दिख रहा है और 10 फोटोन टोटल दिख रहा है, तो सारे फोटोन का एक ही एनर्जी है। कितना एनर्जी है? एच न्यू। हर एक फोटोन का, हर एक सिंगल फोटोन का एनर्जी एच न्यू। एक और केस बात करेंगे जिसमें कि मिक्सचर ऑफ फोटोन्स होंगे, मतलब हर एक का एनर्जी अलग अलग। तो अभी सारे फोटोन्स 10 के 10 फोटोन्स जो हैं उन सभी का एनर्जी एच न्यू है, सेम है, और वो काफ़ी एनर्जेटिक है। तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेगा। अब सवाल उठता है कितने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेगा, ठीक है, सवाल उठता है कितने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेगा। पहला चीज पे ये डिपेंड करेगा कि इस फोटोन्स के पास इनफ एनर्जी है या नहीं इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए। तो पहला मैं रूल आउट कर देता हूँ कि हाँ, इन सभी फोटोन्स के पास इतनी इनफ एनर्जी है ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल पाए। इसका मतलब 10 का 10 फोटोन उस पर फॉल करेगा तो उन 10 के 10 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है। लेकिन होता ये है कि हर एक फोटोन जो है वो हर एक इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल पाता है। उसके डिफरेंट डिफरेंट रीजन है, अभी हम लोग उसको नहीं समझेंगे। बस समझ लो 10 फोटोन्स फॉल किए हैं तो 10 के 10 बाहर निकलेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, निकल भी सकते हैं, नहीं भी निकल सकते हैं। लेट्स अज्यूम दैट 8 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं। 1 2 3 4 और ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले। अब यहाँ पे सवाल उठता है ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले हैं इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना है, बराबर, काइनेटिक एनर्जी कितना है अब इसके पास। बिल्कुल ये जो चीज मैं समझा रहा हूँ बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना कि क्वेश्चन इसी के ऊपर आते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं इसके पास एनर्जी कितना है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि तुमने जो फोटोन्स के एनर्जी डाले हैं वो कितना है, बराबर। तो मैं एक एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि हाँ, इस पे जो फोटोन्स फॉल किए वो 10 नंबर में थे। टोटल 10 फोटॉन्स फॉल किए और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले हैं उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, तो उसको निकालने के लिए हमने क्या करा, फोटॉन्स का कुछ एनर्जी मान लिया। मान लेते हैं कि एक फोटोन का जो एनर्जी है डेट इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बिल्कुल सही। तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, तो ये जो फोटोन की एनर्जी है वो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा। इस जगह पे मेटल के इनसाइड जो होगा सारा का सारा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा।
तो अब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। लेकिन हमें पता है कि ये वर्क फंक्शन होगा, वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी तो लूज करेगा, तो इसको मैं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एज्यूम कर लेता हूँ। तो इसका मतलब कि ठीक है, अब 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास पहुंचा, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो रिलीज कर देगा वर्क फंक्शन के फॉर्म में उसको बाहर निकलने के लिए। तो अब कितना बचेगा? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी हर एक इलेक्ट्रॉन के पास होनी चाहिए? बोलो हाँ या ना। यस यस सर। हाइपोथेटिकली होना चाहिए, हर एक के पास 3 ही होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे होते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल आसानी से बाहर निकल जाए, कोलिजन्स भी पॉसिबल है ना। और हो सकता है जितना ज्यादा डीप इलेक्ट्रॉन होगा उतने ज्यादा कोलिजन्स करेंगे। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर निकलते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी एक रेंज में मतलब मिलता है। जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो 0 से लेकर के मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 0 भी हो सकता है और मैक्सिमम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा करते हैं कि एक का मैं मैक्सिमम एज्यूम करता हूँ और इसका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसका 0 एनर्जी जस्ट बाहर निकल गया। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ सर। है ना। यस सर। तो अभी तक बात सब कुछ क्लियर होगा, तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला उसके पास हमेशा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये सभी चीज प्रोबेबिलिटी वाली बातें हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा बाहर उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी 0 होगा और कुछ इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी मैक्सिमम होगा और कुछ के पास उसके बीच में होगा। तो तुमने एनर्जी जो डाला 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डाला, उस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग बाहर जो इलेक्ट्रॉन निकला उसके पास एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है मैक्सिमम, और इवन 0 भी हो सकता है। चलो अब नेक्स्ट पार्ट की बात आती है कि नेक्स्ट पार्ट में अब क्या हो रहा है। तो इस जगह पे एक कलेक्टर प्लेट है, तो कलेक्टर प्लेट क्या करना है, काम क्या है उसका? कलेक्टर प्लेट का काम है इलेक्ट्रॉन को एब्सॉर्ब करना या फिर कलेक्ट करना। तो जिस जिस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी मतलब कि वेलोसिटी है, वो कलेक्टर प्लेट के पास पहुंच जाएगा। जैसे कि इसके पास एनर्जी है तो ये तो चला जाएगा, इसके पास एनर्जी है ये भी चला जाएगा, इसके पास एनर्जी है ये भी चला जाएगा, लेकिन ये नहीं जा पाएगा। तो करंट जो मिलेगा मुझे, बोलो, अगर मैंने अमीटर इस जगह पे लगाया हुआ है तो मुझे जो करंट मिलेगा वो कितने इलेक्ट्रॉन्स के कारण से मिलेगा? दो, 3। दो, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन के कारण से मिलेंगे ना। 6 इलेक्ट्रॉन के कारण से मिलेंगे। और करंट का फॉर्मूला क्या होता है? I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी या फिर डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। तो इतने चार्ज कलेक्ट हुए इतने टाइम में तो उधर से मुझे करंट मिल जाएगा। मेरी बात समझ में आई? तो एक्सपेरिमेंट में ये करंट का रीडिंग मिला, लेकिन क्या ये मैक्सिमम करंट है क्या? क्या सारे इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर प्लेट को रीच कर पा रहे? नहीं। नहीं। अगर सारे रीच कर गए तो सोचो करंट तो बढ़ जाएगा ना। अब यहीं पे बात आती है पोटेंशियल डिफरेंस का। तो मैंने क्या करा, एक ऐसा काम करा जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन वहां पे पहुंचने लग जाए। तो वैसा करने के लिए मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कराया जो कि इलेक्ट्रॉन को सपोर्ट करे, अपोज ना करे। तो दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन। इसके पास था एनर्जी 0, इसके पास था 1, इसके पास था 2 और इसके पास था 3।
बोलो, सपोर्ट करने के लिए मुझे पोटेंशियल डिफरेंस कैसे अप्लाई करना चाहिए? राइट वाले प्लेट को क्या करना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव? निगेटिव। रिपल्सन करवाओगे क्या तुम? नेगेटिव सर। पॉजिटिव होना चाहिए ना, तभी तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। हाँ सर। ठीक है, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हुआ और ये नेगेटिव। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में सेटअप करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में सेटअप है तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, क्यों? बिल्कुल सही। तो तुमने इस पोटेंशियल डिफरेंस को इतना बढ़ा दिया है कि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उस जगह तक पहुंच पा रहे हैं, कंफर्टेबली पहुंच पा रहे हैं। तो करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बोलो, हाँ। करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कंफर्टेबली, आसानी से बढ़ जाएगा। अब मान लो कि तुमने और पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाया, तो करंट बढ़ेगा क्या? नहीं, जितने इलेक्ट्रॉन पहुंचने थे वो तो पहुंच गए, मैक्सिमम तुमने चार्ज को फ्लो करा दिया, अब तो नहीं बढ़ेंगे। तो ये पोटेंशियल के बाद अब करंट नहीं बढ़ने वाला है, इसका मतलब सैचुरेशन करंट रीच कर गया। ठीक है, क्या रीच कर गया, सैचुरेशन करंट। इसका ग्राफ अगर हम लोग बनाएंगे तो कैसा दिखेगा, मैं एक बार फ्रेश ये सारे ग्राफ बनाऊंगा अभी बस अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ जैसे जैसे मैं v को, अच्छा इस डायरेक्शन के v को पॉजिटिव माना जाता है, जो कि सपोर्ट कर रहा है उसे पॉजिटिव मानते हैं। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल ही जीरो था तो उस समय करंट कितना था, जीरो। और जैसे जैसे तुमने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाना स्टार्ट किया वैसे वैसे करंट भी बढ़ने लगा। और एक टाइम ऐसा आया जब सैचुरेशन। हाँ करंट मैक्सिमम हो गया और वो सैचुरेशन करंट कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है क्या? तो ये एक ग्राफ बना है पोटेंशियल वर्सेस सैचुरेशन करंट का। अब आगे चलते हैं, अगर मैं इस पोलैरिटी को उल्टा कर लूं तो अब मैं पोलैरिटी को चेंज कर रहा हूं, बोलो क्या होगा, सोचो क्या होगा। करंट डिक्रीज होगा। करंट डिक्रीज होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस मैंने चेंज किया, तो देखो अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहर निकल गए थे, दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन और ये दो इलेक्ट्रॉन। इसके पास एनर्जी जीरो था, इसके पास एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी था। तो ये सब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंफर्टेबली पहुंच पा रहे थे, लेकिन ऊपर जीरो वाला नहीं पहुंच पा रहा था। अब मैंने इस पे रिटार्डिंग पोटेंशियल अप्लाई करा। रिटार्डिंग पोटेंशियल का मतलब यहाँ पे कोई भी जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगे। तो क्या इधर मुझे नेगेटिव रखना पड़ेगा और इस तरफ पॉजिटिव रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ सेटअप होगा। तो इसके लिए मैंने ऐसा पोलरिटी चूज किया, इसको बोला जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, सॉरी रिटार्डिंग पोटेंशियल। सर हाँ बोलो। सर वो ऊपर के दो इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी जीरो है, लेकिन वो एमिटर प्लेट से निकल चुके हैं ना। हाँ निकल चुका है। तो सर अगर ये वाला प्लेट भी पॉजिटिव होता तो वो धीरे धीरे वो दो इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करते ना, कौन सा इलेक्ट्रॉन? जिनका जीरो था काइनेटिक एनर्जी। वो तो ऊपर के है ना दो इलेक्ट्रॉन्स। हाँ सर। कौन से केस के लिए, ऊपर सर वाले नहीं अगर, अभी के लिए हाँ बोल हाँ रहे हो या फिर ऊपर वाले के लिए? सर ऊपर वाला। हाँ ये ऊपर वाला केस, हाँ बोलो। हाँ तो सर इसमें वो दो इलेक्ट्रॉन भी धीरे धीरे मूव कर जाते हैं ना ऑपोजिट प्लेट पे। हाँ अगर मैं पॉजिटिव
रखूंगा तब तो करेंगे ना, हाँ तभी तो आया करंट, है ना, तभी तो सैचुरेशन करंट रीच किया, हमने पॉजिटिव टर्मिनल डाला। अब मैंने इसके पोलरिटी को उल्टा कर दिया, जिसके कारण से पॉजिटिव प्लेट हमारा लेफ्ट साइड हो गया और राइट साइड में नेगेटिव प्लेट हो गया। तो ये क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर प्लेट तक नहीं पहुंच पाएगा। तो मैंने पहले क्या किया, छोटा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा। तो छोटा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के कारण से ये इलेक्ट्रॉन्स तो पहले नहीं पहुंच पा रहा था, V1 पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया मैंने, तो अब ये भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएगा, ये पहुंच पाएगा और ये पहुंच पाएगा। तो मेरा करंट तो घट गया ना, पहले ये पहुंच पा रहे थे, अब सिर्फ दो, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन पहुंच पा रहे हैं। मैंने और इसको बढ़ाया, V2 कर दिया, इतना बढ़ गया तो कि ये और ये तीनों अब नहीं पहुंच पा रहे हैं, लास्ट वाला सिर्फ पहुंच पा रहा है, क्योंकि इसके पास काइनेटिक एनर्जी काफी ज्यादा है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मैंने स्टॉप, अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि तीनों में से कोई भी वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, तीनों इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंस, जिसपे कोई भी इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर प्लेट तक ना पहुंच पाए। मेरी बात समझ में आई क्या? हाँ सर। कि जिसके पास सबसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी था वो भी नहीं पहुंच पाया, वो भी नहीं पहुंच पाया, जस्ट पहुंचने वाला ही था, उससे पहले वहां पे जाकर के इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तुमने, उसके कारण से इसका सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गया, 0 हो गया, बोल सकते हैं। हाँ सर। तो ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ किस तरीके से रिलेशन बनाएगा उसको हम लोग समझते हैं। उससे पहले एक चीज मैं बता देता हूँ, आता ही होगा, कि अगर इसके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस है, लेट्स से दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, और इस जगह से कोई भी चार्ज मूव करना स्टार्ट किया, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0, और वो इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया, तो वो इस जगह पे पहुंच जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है और इस पर फोर्स लग रहा है, तो इस जगह पे पहुंच गया। तो इस जगह पे पहुंचने के बाद इस चार्ज पार्टिकल के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, ये अगर बताना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे, बोलो कैसे निकालेंगे। दिस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू QV होता है, ये फॉर्मूला याद है क्या? हाँ सर। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है इन दोनों प्लेट्स के बीच में V है, एंड Q इज द चार्ज। तो अगर 0 से वो एक मैक्सिमम पोटेंशियल, मतलब कि मैक्सिमम डिस्टेंस तक ट्रैवल करेगा, इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया एक प्लेट से दूसरे प्लेट के बीच में, तो जो इसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी डेट विल बी Q इंटू V, ये होता है। ये सब चाहे तुम लोग निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट से निकाल सकते हो तुम, या फिर काइनेमेटिक्स से निकाल सकते हो। तो इस जगह पे जो इलेक्ट्रॉन था, इस इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी था मैक्सिमम, और इस जगह पे पहुंचने के बाद इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 0, हाँ और पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, Vs था। तो मैं बोल सकता हूँ Q इंटू Vs जो एनर्जी होगी वो किस में चली गई, मतलब काइनेटिक एनर्जी जो एनर्जी था वो किस में चला गया, Q इंटू Vs में चला गया, जिसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, इस फॉर्म में
चला गया। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। अब इस जगह पे Q क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो मैं इसको E इंटू बी एस लिखूंगा इज इक्वल्स टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इसे याद रखना, ये हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन में। ठीक है क्या? सर बोलो। सर जो आपने जो एग्जांपल लिया पहला वाला एग्जांपल, सर उसमें एंड में जाके भी वेलोसिटी जीरो होगा ना, तभी तो उधर स्टॉप होगा। हाँ, एंड में जाकर के वेलोसिटी जीरो होना है, टच करने से पहले। अच्छा अच्छा। टच नहीं करना चाहिए, टच कर जाएगा तब तो फिर करंट आ जाएगा ना। टच बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जस्ट जीरो होना चाहिए टच करने से पहले। तो जब वो टच ही नहीं कर पा रहा है तो उसका मतलब करंट क्या है, जीरो है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम लोग इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस एट विच I becomes zero। So this is stopping potential। अच्छा, अब इसका ग्राफ बनाए तो कैसा बनेगा? आधा ग्राफ तो हम लोगों ने ऊपर ही बना लिया था। अब क्योंकि ये रिटार्डिंग पोटेंशियल है तो इसका V कैसे जाएगा, नेगेटिव में जाएगा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब करंट जीरो हो जा रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और ये इस टाइप का ग्राफ बनता है। ठीक है क्या? ये करंट के साथ V का ग्राफ। अब उन दोनों ग्राफ को अगर हम लोग कंबाइन करेंगे, दोनों ग्राफ को कंबाइन करेंगे तो दोनों ग्राफ को कंबाइन करने के बाद फिर हमारा ग्राफ ऐसा दिखेगा। ठीक है क्या? सो दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड दिस इज सैचुरेशन करंट, जिसको आई नॉट या फिर आई मैक्स से हम लोग डिनोट करते हैं। बोलो अगर कहीं पे प्रॉब्लम है तो। अरे बोलो, समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ हाँ, सर। तो अभी हम लोग ऊपर चलते हैं जहाँ पे हम लोग ये सारी चीजें पढ़ रहे थे। ये तो मैंने इसीलिए इस जगह पे बैटरी जो है लगा है, सेल लगा है, लेकिन उसका पोलरिटी जो है वो डिफाइन नहीं करा। वो चाहे तो ऐसे भी हो सकता है, वो चाहे तो ऐसा भी हो सकता है। ये क्या चीज़ है, रियोस्टेट है। और ये रियोस्टेट क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को कंट्रोल करता है, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट के क्रॉस तुम्हें बढ़ाना है या घटाना है तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसे हम लोग कैथोड प्लेट भी बोलते हैं और इसे हम लोग एनोड भी बोलते हैं, क्योंकि ये कलेक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, पॉजिटिव प्लेट काइंड ऑफ, और कैथोड ये इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर रहा है, इसलिए भी हम लोग बोलते हैं। और इस जगह पे एक अमीटर लगाया जाता है और एक वोल्टमीटर लगाया जाता है। अमीटर का काम बेसिकली गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है, अमीटर तो नहीं, गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि करंट जो है काफी ज्यादा छोटा होता है, मिली एम्पेयर के फॉर्म में होता है। इतने इतने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तो कितना ही करंट आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा छोटा होता है, जिसके कारण से हम लोग गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। और एक वोल्ट मीटर यूज किया जाता है, जो कि इस बात को बताता है कि जो ट्यूब है उस ट्यूब के क्रॉस
कितना पोटेंशियल डिफरेंस है और उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, तभी तो हम लोग करंट, सैचुरेशन करंट वगैरह बोल सकते हैं। नहीं तो हमें पता ही कैसे चलेगा कि करंट हाँ बढ़ सर। रहा है या घट रहा है। एक्सपेरिमेंट तो ऐसे करना पड़ता है ना। हम्म। हाँ, तो अमीटर हम लोग गैल्वेनोमीटर लगाते हैं और उससे पता चलता है कि हमारा अब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, लेकिन अमीटर जो है वो अपना रीडिंग को चेंज नहीं कर रहा है। दैट मीन्स सैचुरेशन करंट रीच कर गया है। ठीक है। और जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाना होता है या घटाना होता है, तो हम लोग रियोस्टेट में ये जो एरो दिख रहा है ना, इसको चेंज करते हैं। हम लोग बार बार सेल को चेंज नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि बैटरी बार बार चेंज किया, एक बार 12 वोल्ट का बैटरी लगाया, एक बार 15 वोल्ट का लगाया, एक बार 30 का लगाया, नहीं। इसके मूवमेंट के कारण से पोटेंशियल डिफरेंस खुद ही खुद चेंज होने लग जाता है। रियोस्टेट का तुम्हें फंक्शन पता ही होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पड़ा था। ठीक है। तो ये सारी चीज़ मैंने बता दी है। अब इस पे मैं एक एक करके स्टार्ट करता हूँ कि अगर इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, अगर इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा। पहले मैं इंटेंसिटी को डिफाइन करके अच्छे तरीके से बताता हूँ तुम लोग। इंटेंसिटी, देखो इंटेंसिटी जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, बोलो। इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया, है ना। हाँ पावर अपॉन एरिया। और पावर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो इंटेंसिटी का हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। सो दिस इज इंटेंसिटी का फॉर्मूला। ये जो इंटेंसिटी डिफाइन करने का तरीका है, ये पार्टिकल नेचर के लिए। वेव नेचर के लिए इंटेंसिटी हम लोग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। तो मेरे पास क्या है, ढेर सारे फोटॉन्स हैं जो कि मेटल सरफेस पे फॉल कर रहे हैं। तो इस जगह पे एक फोटोन की एनर्जी होगी कुछ, एक फोटोन की एनर्जी मैं ई नॉट से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ या फिर ईपी से, विच इज एच सी बाय लेमडा या फिर एच न्यू। इस कैलकुलेशन को ध्यान से देखना, क्योंकि आगे यही कैलकुलेशन काम में आएगा जब हम लोग पढ़ाई करेंगे तो। और ये मेटल सरफेस पे फॉल करता है। तो ऐसे से ढेर सारे फोटोन्स हो सकते हैं, एक फोटोन तो होगा नहीं, बहुत सारे होंगे। बराबर, एन नंबर ऑफ फोटोन्स एज्यूम कर लेता हूँ, एन नंबर ऑफ फोटोन्स। बराबर, मान लो कि इस तरीके से मेटल सरफेस है ऐसा, और ये इस तरीके से फॉल कर रहा है। समझेंगे इंटेंसिटी क्या है ना, एंगल पे भी डिपेंड करने लग जाता है फिर, तो थोड़ा भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे सिचुएशन को, क्योंकि हमें समझना है। तो ये जो इंटेंसिटी है वो एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया हो गया। और एनर्जी क्या होगा, बोलो एनर्जी क्या होगा। क्या मैं इस एनर्जी को एन टाइम्स ऑफ ईपी लिख सकता हूँ, हाँ सर। है ना। अब यहीं पे बातें समझ में आएगी तुम्हें कि अगर मैं इंटेंसिटी को बढ़ाऊं तो क्या बढ़ेगा। इफ एनर्जी। आई इंक्रीज किया गया तो एनर्जी ऑफ फोटोन एंड एन दोनों चीजें, सिर्फ ई की बात मत करो, मैं इस फॉर्मूला को देखूंगा। टी और ए तो हमारा चेंज नहीं होगा, उसको साइड कर दो। तो अगर मैं इंटेंसिटी को बढ़ाता हूं तो नंबर ऑफ फोटोन्स को भी बढ़ाया जा सकता है या फिर ईपी को भी बढ़ाया जा सकता है ना। हाँ तो अगर मैं एन के वैल्यू को बढ़ाता हूं
तो भी आई बढ़ सकता है। अगर मैं ईपी मतलब एक सिंगल फोटोन की एनर्जी को बढ़ाऊं तो भी इंटेंसिटी बढ़ सकता है। इसीलिए बोलते हैं कि इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि नंबर ऑफ फोटोन सिर्फ तुमने बढ़ाया, वो एनर्जी ऑफ फोटोन्स के बढ़ने के कारण से भी बढ़ सकता है। तो हम लोग कैसे करके लिखते हैं, इफ इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, अब इसका मतलब हुआ कि तुमने नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ाया, आया ना? नहीं समझ में आया क्या? क्या बोला? इंटेंसिटी को इंक्रीज किया गया। अगर इंटेंसिटी इंक्रीज होगा तो या तो तुम एन को इंक्रीज करो या फिर ईपी को इंक्रीज करो। ईपी का फॉर्मूला क्या होता है? एच न्यू। लेकिन उसने क्या बोला है कि फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा है, उसने फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करना है। तो ये चीज कांस्टेंट हो गया, ईपी कांस्टेंट हो गया, और ईपी कांस्टेंट हो गया तो तुम अब सिर्फ एन को ही बढ़ा सकते हो, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स तुम्हारा बढ़ा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट अगर कहीं पे मिला, इफ इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, दैट मींस नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज्ड। तो ज्यादातर क्वेश्चन में ना ये बात को नहीं बताया जाता है, इंटेंसिटी इंक्रीज फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट खुद ही खुद मान लेते हैं। लेकिन जब अच्छे क्वेश्चन बनते हैं तो उसमें ये चीज गिवन होता है, उसको कंसिडर करना होता है कि इंटेंसिटी दोनों बातों से इंक्रीज हो सकती है। समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ। अब दूसरा चीज ये है कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करूंगा तो एनर्जी ऑफ फोटोन इंक्रीज होगा। इफ फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड implies energy of single photon will increase। ठीक है, जितने भी सारे फोटोन्स हैं वहां पे हर एक फोटोन्स की एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी अगर मैंने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करा तो। या फिर यूं बोल लो कि जिस भी फोटोन का फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा सिर्फ उसी का एनर्जी इंक्रीज होगा। क्लियर है क्या? हाँ सर। अब आगे चलते हैं हम लोग। ऑब्जर्वेशंस, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस एक्सपेरिमेंट से मिले? सब मीटिंग एंड हो रहा है। ओके, तो ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उसमें फोटो करंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे क्या वेरिएशंस हैं। फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो बहुत जगह पे जहाँ पे मैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट बोला गया, मतलब इंटेंसिटी को अगर इंक्रीज किया गया इसका मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स को इंक्रीज या डिक्रीज किया गया। तो प्लेट है मान लो, और इस प्लेट के ऊपर, मेटलिक प्लेट के ऊपर फोटॉन्स फॉल कर रहे हैं। पहले कितने थे? 3 फोटॉन्स फॉल कर रहे थे, और मैक्सिमम इफिशियंसी देख लेते हैं। तो 3 फोटॉन्स फॉल करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, है ना? और 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला है तो जो करंट होगा वो 3 इलेक्ट्रॉन के क्रॉसपॉन्डिंग होगा।
समझाने के लिए भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और दूसरे केस में क्या लिया है, मैंने जस्ट नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ा दिया। अगर मैं इस जगह पे नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ा दूंगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे होंगे वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, डेफिनेटली बढ़ेंगे। तो इधर से जो इलेक्ट्रॉन अब हमारा बाहर निकलेगा वो पहले वाले केस से तो बिल्कुल ज्यादा ही होगा। मान लेते हैं कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया 100% एफिशिएंसी वाले के साथ, तो करंट किस में ज्यादा होगा, फर्स्ट केस में या सेकंड केस में? जाहिर सी बात है फर्स्ट केस में कम होगा और सेकंड केस में करंट क्या होगा, ज्यादा। अरे बात समझ में आई या नहीं? करंट इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी ना। तो चार्ज सबसे ज्यादा किस में आया है, सेकंड वाले केस में, ठीक है। हाँ इसीलिए क्या है, ज्यादा है। अब इसका मैं अगर ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो ग्राफ कैसा आएगा, सैचुरेशन करंट, सॉरी फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इसका वेरिएशन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। जैसे जैसे तुम इंटेंसिटी मतलब कि नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएगा और दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना नंबर ऑफ फोटॉन्स उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा उतना ही करंट होगा, ठीक है। हाँ तो डायरेक्ट रिलेशन हम लोग बोल सकते हैं मोर फोटॉन्स implies more photoelectrons implies more current। एक सिंपल रिलेशन था। दूसरा हम लोग देखते हैं, that is graph between current and the potential। पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट के बीच में ग्राफ, जो कि हम लोगों ने ऊपर ही देख लिया है, वापस से बस उसी चीज को रिपीट करेंगे। हमें पता है कि इस ट्यूब में दो तरह के सेटअप लगाए जा सकते हैं, एक पोलरिटी सपोर्टिंग वाला डालो और एक बार पोलरिटी अपोज करने वाला डालो। तो लेट से पहली बार सपोर्ट करा रहे हैं तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो ये जीरो काइनेटिक एनर्जी के साथ इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा और इसके पास मैक्सिमम होगा। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पहुंच पाएंगे, इस पे फोटॉन्स फॉल किए हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में सेटअप हुआ, दिस विल बी द पॉजिटिव प्लेट एंड दिस विल बी द नेगेटिव प्लेट। सॉरी उल्टा डाल दिया मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में सेटअप हुआ जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन को सपोर्ट मिलेगा और जो करंट होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, जिसको हम लोग सैचुरेशन करंट बोलते हैं। और दूसरे केस में जब हम लोग रिटार्डिंग पोटेंशियल अप्लाई करते हैं
तो उसके कारण से क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स उस जगह पे नहीं पहुंच पाते हैं। इवन पोटेंशियल डिफरेंस को जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वो इलेक्ट्रॉन्स कम रीच करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में सेटअप हो चुका है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और इस वाले केस में इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। उसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये है करंट और ये है पोटेंशियल डिफरेंस। इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा। So this is saturation current I naught, and this will be the stopping potential. Yes. एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल माइनस इसलिए दिया है कि रिटार्डिंग पोटेंशियल को नेगेटिव लिया जाता है, और जो सपोर्ट कर रहा होता है पोटेंशियल उसको पॉजिटिव लिया जाता है। तो ये चीज़ हम लोगों ने पहले ही देख लिया था। अब इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इफ V इज पॉजिटिव, अगर V पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या होगा, एक्सलरेशन होगा, फोर्स will support the direction of velocity. या फिर force will be towards the collector plate. Towards collector plate implies current will increase. ठीक है, सेकेंड केस में क्या बोलेंगे, ए एंड बी कर लेते हैं इसको। बी में इफ बी इज नेगेटिव मतलब कि रिटार्डिंग पोटेंशियल है, तो फोर्स टुवर्ड्स इमीटर प्लेट implies current will decrease. और स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए क्या हो जाएगा, करंट जीरो। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या देखा था, डेट E इंटू वी एस इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी, इसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को जो भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा उसके बराबर। इस ग्राफ को याद रखना। इसका एक और वेरिएशन आता है, इसमें अब हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं और इंटेंसिटी को चेंज करते हैं, फिर देखते हैं क्या इफेक्ट आता है। तो पहला इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इस ग्राफ में क्या चेंजेस आएंगे अगर मैं फ्रीक्वेंसी को चेंज करूं तो, है ना, समझो जरा सा। सब कुछ सिनेरियो सेम है, बस तुमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया। फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के कारण से क्या होता है बोलो, इंक्रीज कर दिया फ्रीक्वेंसी, लेट से
फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने के कारण से क्या होगा? एक बड़े क्या? अभी तो सिंपल सा ये एनर्जी बढ़े। बताओ, अगर मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज किया तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़े या घटे? बढ़े। हम्म नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या रहेगा? कांस्टेंट। मैंने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करा है। एंड एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगा? इंक्रीज इंक्रीज। होगा। इफ वी इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, क्या हमें पता है एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है? एच न्यू। बहुत बढ़िया बात है, मतलब फ्रीक्वेंसी मैंने अब इंक्रीज करा है तो ये जो छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी थे उसके एनर्जीज बढ़ गए, है ना? इसके एनर्जी बढ़ गए, एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन बढ़ गया। तो कहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, मतलब कहाँ पे चेंजेस आएगा वो बताओ। ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसमें दो बातें होती है, एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर निकलेंगे वो चेंज हो गए या नहीं? हम्म अरे नंबर ऑफ फोटॉन्स तो कांस्टेंट है ना, हाँ तो नंबर ऑफ जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे होंगे वो तो फोटोन पे ही डिपेंड करता है। तो फोटोन हाँ सर। के नंबर नहीं बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन कैसे ज्यादा निकलेगा? ठीक है। अच्छा, ये एजम्पशन है कि एक फोटोन एक ही सॉरी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही फोटोन को एब्जॉर्ब कर सकता है। क्या बोला मैंने? कंडीशन ये है कि एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन को एब्जॉर्ब कर सकता है एक टाइम पर। ऐसा नहीं कि तीन फोटोन को एक साथ एब्जॉर्ब कर लिया, नहीं, एक टाइम पे वो सिर्फ एक ही फोटोन को एब्जॉर्ब कर सकता है। कंडीशन ऐसा है। तो एक फोटोन को एब्जॉर्ब किया और वो बाहर निकलने का कोशिश किया, बाहर निकला। तो पहला चीज, नंबर ऑफ फोटॉन्स को अगर हम लोग देखेंगे तो कांस्टेंट है, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होगा? कांस्टेंट। अब मैं एनर्जी की बात करता हूँ, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो, ये बढ़ेगा घटेगा कांस्टेंट रहेगा? क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर तुमने एनर्जी ऑफ फोटोन को बढ़ाया है तो इम्प्लाइज यहाँ पे जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का वो बढ़ेगा। जैसे कि मैं दो केस लेकर के बताता हूँ। एक केस में ये जो फोटोन फॉल करा रहा हूँ इसके पास जो एनर्जी है फोटोन का वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और ये मेटल सरफेस के ऊपर फॉल किया और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। वर्क फंक्शन एज्यूम कर लेता हूँ मैं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया इस केस के लिए? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3। केस 2 ले रहा हूँ जिसमें मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि अब जो मेटल प्लेट है उसके ऊपर जो फोटोन फॉल कर रहा है उस फोटोन का एनर्जी हमने बढ़ा दिया, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर लिया। तो वर्क फंक्शन तो मेटल का प्रॉपर्टी होता है, वो तो चेंज नहीं होने वाला है, वो अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकलेगा तो अब इसके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वाला कितना होगा? 8। 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑफ कोर्स ईपी को तुमने बढ़ाया तो तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गया, बहुत सही। लेकिन नंबर ऑफ फोटॉन्स अभी भी कांस्टेंट है। मैं अब ग्राफ बनाना चाहता हूँ उसमें।
तुम्हें ग्राफ में ये बताना है कि सैचुरेशन करंट पे क्या असर पड़ेगा और स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या असर पड़ेगा। कांस्टेंट रहेगा या चेंज होगा? हम्म देखो तुमने क्या बढ़ाया है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाया, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, EVS H into इज इक्वल टू K। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो तुमने क्योंकि EP बढ़ाया तो तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को भी तो बढ़ाना ही पड़ेगा ना, मैग्नीट्यूड में बढ़ाना पड़ेगा बस। तो मैंने दो केसेस लिए, तो दो केसेस के लिए अलग अलग ड्रॉ करूंगा। और सैचुरेशन करंट के बारे में बताओ, क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स कांस्टेंट है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर निकल रहे हैं वो भी कांस्टेंट है, तो सैचुरेशन करंट क्या रहेगा, कांस्टेंट, Constant। क्योंकि I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी होता है। डेल्टा क्यू तो तुमने चेंज किया ही नहीं। दो ग्राफ बनेंगे, एक ऐसा और दूसरा ऐसा। ऐसा इस जगह पे जो सैचुरेशन करंट है वो कांस्टेंट होने वाला है, लेकिन इस जगह पे स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों के लिए अलग होगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे कम होगा एक के लिए और दूसरे के लिए ज़्यादा होगा। इसको मैं 1 बोल लेता हूँ, इसको मैं 2 बोल लेता हूँ, मतलब ये फ्रीक्वेंसी 1 और ये फ्रीक्वेंसी 2 के लिए। तो बोलो कौन सा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, 1 वाला या 2 वाला? 2 वाला। क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो 2 ज़्यादा है मैग्नीट्यूड में, और स्टॉपिंग पोटेंशियल पे डिपेंड करता है तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है ईपी, ईपी ज़्यादा होगा, जिसके लिए वीएस ज़्यादा उसके लिए ईपी ज़्यादा, तो 2 का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा। ठीक है क्या? तो इधर एक कंपैरिजन पता चल गया तुम्हें। आगे चलते हैं। तो अभी हमने क्या बढ़ाया, केस 1, इसमें कि हमने Frequency। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। अगर मैं इंटेंसिटी को चेंज करूंगा तो क्या होगा, तो दो केसेस लेते हैं हम लोग और उसी से फिर समझ में आएगा हमें चेंज कहाँ पे हो रहा है। इंटेंसिटी को बढ़ाने का मतलब अभी हम लोग क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ाया। तो पहले केस में मैं जो नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉल करा रहा हूँ वो लेट से 3 फॉल करा रहा हूँ,
1 2 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा वो। 1 2 3। और अगर मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स जो फॉल कर रहे हैं उसको बढ़ा देता हूँ, तो 3 4 5 6 फॉल करा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब क्या हो जाएंगे, ज़्यादा बाहर निकलेंगे, 6 नहीं। है ना, 6 निकलेंगे बाहर। हम लोग 100% एफिशिएंसी एज्यूम कर रहे हैं। तो दिस इज केस 1 एंड केस 2। तो बताओ, अब तुम्हें बताना है कि सैचुरेशन करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल में क्या वेरिएशन आएगा। As intensity is increased implies number of photons will increase. Increase and frequency remains constant. कांस्टेंट। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हुआ, पहला चीज नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हुआ implies नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे। हाँ और नंबर ऑफ फोटॉन्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे तो करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये इंक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि आई इज इक्वल टू होता है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। दूसरा ये है कि क्योंकि हमारा फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो एनर्जी ऑफ फोटोन कांस्टेंट होगा। हाँ एनर्जी ऑफ फोटोन, हर एक फोटोन की एनर्जी होगी कांस्टेंट, एम्प्लाइज जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन का वो क्या रहेगा, कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होगा। कांस्टेंट। तो इस तरीके से स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट, वो कांस्टेंट। चेंज नहीं होगा। तो इस तरीके से तुम लोग को हमेशा ऑब्जर्वेशन चेक करना है, बढ़ेगा या घटेगा या कांस्टेंट रहेगा। ग्राफ बना लेता हूँ। तो दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल तो सेम होना है, दोनों इसी जगह से स्टार्ट होगा। दो ग्राफ बनेंगे, एक का सैचुरेशन करंट कम और एक का सैचुरेशन करंट ज़्यादा। ऐसा। तो इसके लिए इंटेंसिटी 1 एज्यूम कर लेता हूँ और इसके लिए इंटेंसिटी 2 एज्यूम कर लेता हूँ। बोलो कौन सा इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, I1 या I2? I1। हाँ दिस इज करंट एज V। तो जिसका भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे उसका इंटेंसिटी ज़्यादा होगा। ये हमारा हाँ सर। आंसर निकल। ये बात समझ में आया ना? हाँ सर। यस। तो इसमें अगर 2-3 ग्राफ दे दें तो भी हमें पता चल जाएगा क्या ये बोलना क्या चाह रहा है। अच्छा, एक और वेरिएशन है हमारा
फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड काइनेटिक एनर्जी के साथ। फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड काइनेटिक एनर्जी। तो होता यूं है कि ये मेटल सरफेस है और इस मेटल सरफेस के ऊपर फोटॉन्स फॉल कर रहे हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि जो फोटॉन्स फॉल करेंगे उसकी ज़रूरी नहीं कि 100% एफिशिएंसी हो, जितना फोटॉन्स फॉल किया उतने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाले, ऐसा ज़रूरी नहीं, कम भी हो सकता है। और दूसरा चीज़ मैंने ये भी बता दिया था, जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे ज़रूरी नहीं कि हर एक इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो। ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक रेंज में वेरी करता है, मिनिमम 0 एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के बराबर। ठीक है, इस तरीके से वेरिएशन होता है। तो अगर मैं ग्राफ देखूंगा फिर से, इस पे मैंने नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ किया और इस पे मैंने ड्रॉ किया दैट इज काइनेटिक एनर्जी। इसका जो ग्राफ बनता है, अब इसके पास क्योंकि एनर्जी सारे होंगे, 0 वाला भी और मैक्सिमम वाला, तो मैक्सिमम वाला ये है which is kinetic energy maximum। तो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसके टुवर्ड्स लीन होते हैं, क्वेश्चन भी आया था इसके ऊपर। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है, एक पैराबोला शेप का नहीं होता है। ऐसा है कुछ। तो दिस इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो देखो, जो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम से कहीं ज़्यादा छोटा है, कम है इन द सेंस। इसको और थोड़ा डीप करके बनाता हूँ। ऐसा तो बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से निकलते हैं, और बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसके पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 होता है। ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस रेंज में फॉल करते हैं जिसके पास मैक्सिमम के आधे से भी कम होता है। ठीक है, आधा कहाँ पे होगा, इस जगह पे काइनेटिक एनर्जी मैक्स डिवाइडेड बाय 2, उससे भी कम होता है। तो ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं, इसको तुम लोग को बस अच्छे तरीके से याद करके रखना है। आगे चलते हैं हम लोग। ये फ्रीक्वेंसी का वेरिएशंस वगैरह देख लिया, अब वर्क फंक्शन के साथ हम लोग देख लेते हैं कैसा होगा। तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी देखते हैं पहले। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ये कौन सा होगा, थर्ड हो फोर्थ होगा ना।
हमें पता है कि जब हम लोग मेटल प्लेट पे फोटॉन्स को फॉल कराते हैं तो हम जितना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी रखेंगे, मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन तुमने बढ़ाया, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाया, फ्रीक्वेंसी बढ़ाया तो एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ेगा, और एनर्जी ऑफ फोटोन तुमने बढ़ाया तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी बढ़ेगा, जिसका इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। वो लीनियर हमें दिखता है, रिलेशन दिखता है, लेकिन एक्चुअल में एनर्जी कंजर्वेशन अगर हम लोग करेंगे तो एनर्जी कंजर्वेशन से क्या बोल सकते हैं, तुमने फोटोन की एनर्जी ईपी डाली और ये जो इलेक्ट्रॉन है उसने ये सारा का सारा एनर्जी एब्सॉर्ब कर लिया और इसने थोड़ा सा वेस्ट कर दिया वर्क फंक्शन में, और बाकी जो एनर्जी है वो लेकर के बाहर निकल गया। तो एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा बोलो। ईपी जो एनर्जी था वो दो पार्ट में गया, एक तो वर्क फंक्शन में गया और एक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देने में गया इलेक्ट्रॉन का। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला इधर से निकल के आया, डेट इज ईपी माइनस ऑफ वाई। बोलो समझ में आया ये चीज? यस सर। ये फॉर्मूला तुम लोग को ध्यान रखना है, आगे हम लोग इसी कॉन्स्टेंट फॉर्मूला बोलेंगे तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूँ, ग्राफ कुछ ऐसा है, और ग्राफ में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वर्सेस फ्रीक्वेंसी को ड्रॉ कर रहा है। तो क्या काइनेटिक एनर्जी को वाई एक्सिस पे रखा हूं तो वाई बोल सकता हूं उसको। ईपी, ईपी क्या होता है, एच न्यू, ये हो जाएगा एम एक्स प्लस सी। कंपेयर कर सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर अगर करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, ऑरिजिन से नहीं पास करेगा, लेकिन तो ग्राफ ऐसा बना स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर हमारे मेटल्स डिफरेंट होंगे तो क्या फाई डिफरेंट होगा, और फाई डिफरेंट होगा तो उससे क्या होगा, फाई डिफरेंट होने के कारण से जो वाई इंटरसेप्ट है वो डिफरेंट होता है। तो मैं यहाँ पे 3 ग्राफ बना रहा हूँ, हो गया ये, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये बना लेते, तीसरा ये, और तीनों के लिए मैं डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स चूज किया हूँ। लेट्स से दिस इज मेटल 1, दिस इज मेटल 2 एंड मेटल 3, और तीनों के लिए वर्क फंक्शन डिफरेंट होगा, फाई 1, फाई 2 एंड फाई 3। तो ये 3 फ्रीक्वेंसी मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। तो ये हुआ फ्रीक्वेंसी 1, फ्रीक्वेंसी 2 एंड फ्रीक्वेंसी 3। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, थर्ड वाले का। तो मेटल सरफेस में वर्क फंक्शन सबसे ज़्यादा किसका बोला जाएगा, 1 का बोला जाएगा या 2 का बोला जाएगा या 3 का बोला जाएगा, थर्ड का। थर्ड का है ना। वाई इंटरसेप्ट देखो ना, ऐसे लाइन होता है ना, तो दिस इज वाई इंटरसेप्ट, ये हो जाएगा थर्ड वाला, ये हो जाएगा सेकंड वाला। तो मैग्नीट्यूड में फाई 3 सबसे बड़ा है। तो इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि वर्क फंक्शन ऑफ मेटल थर्ड इज हाईएस्ट, ये सबसे ज़्यादा है। इसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस किए गए वो भी समझना ज़रूरी है। ये जो फ्रीक्वेंसी है जिसपे कि जस्ट इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए
उस फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, it is the minimum frequency for which electrons just ejects from the metal surface, and if the frequency is below threshold frequency, न्यू थ्रेशोल्ड लिखते हैं जगह पे, न्यू pH लिखा है, then no electrons will come out of the metal surface. मतलब बहुत ही बड़ी बात बोल दी इसने कि अगर मैं एक फ्रीक्वेंसी, ऐसा फ्रीक्वेंसी है जो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को फॉल कराऊंगा तो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने देगा, लेकिन अगर उससे जरा सा भी छोटा सा वैल्यू कम कर दो तो वो फिर इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल पाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिसको हम लोग आगे जा करके एक सपोर्ट के तौर में लेंगे कि हाँ ये एक पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करता है। तो हुआ ऐसा कि हम लोग इसको देखते हैं, ये हमारे पास एक मेटल सरफेस है और मेटल सरफेस के ऊपर फॉल कर रहा है, और ये जो मेटल है इसका मेटल का वर्क फंक्शन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। लेट्स से अगर इस इलेक्ट्रॉन वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो एनर्जी ऑफ जो फोटोन होना चाहिए वो मिनिमम मैं कितना रख सकता हूँ? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे कम रखूंगा तब तो इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकल पाएगा ना। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? हेलो, तो ये जो हमारा फोटोन की एनर्जी हो गई जिसपे कि जस्ट इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, डेट मीन्स दैट द मिनिमम फोटोन की जो एनर्जी हुई वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इससे छोटा होने पे इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ये जो हमारे पास अगर रेडिएशन फॉल कराया मैंने इसके ऊपर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल लो या फिर बोलो फोटोन की जो एनर्जी, अगर तुमने इस पे 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किया तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स को बाहर नहीं निकाल पाएगा क्योंकि इसके पास जो वर्क फंक्शन है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। लेकिन हाँ, ये जो एनर्जी ऑफ फोटोन है ये किसी और मेटल सरफेस पे वर्क कर सकता है जिसका वर्क फंक्शन 2 से कम है। उसके लिए ये फोटोन्स एक मतलब कि ऐसा काम करेगा कि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है, लेकिन इसके लिए नहीं। तो मिनिमम एनर्जी मुझे इतना तो देना ही चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं वर्क फंक्शन का वैल्यू मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन के बराबर होगा। और इस फॉर्मूले को हम लोग दूसरे तरीके से देख सकते हैं। अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला ऊपर लिखा है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन, या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एच न्यू माइनस ऑफ पाई। जस्ट बाहर निकालना है तो जस्ट बाहर निकालने के लिए मैं इस काइनेटिक एनर्जी को जीरो कर लेता हूँ। तो ये काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया तो एच न्यू माइनस ऑफ पाई बनेगा। तो इधर से मेरे पास एच न्यू इज इक्वल टू पाई आ जाएगा। तो न्यू हो गया हमारा पाई डिवाइडेड बाय एच। इसी को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगा, इस वेवलेंथ को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। एनर्जी ऑफ फोटोन
इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा होता है या फिर एच न्यू होता है। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितना हो जाएगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ विल बी इक्वल टू सी बाय लेमडा होता है। इस जगह पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, सी बाय लेमडा is equals to pi divided by h. So threshold wavelength will be equals to hc by pi. तो इन दोनों को तुम लोग याद रख सकते हो। अब ऊपर हम लोग चलते हैं जहाँ पे मेटल सरफेस के बारे में बताया। तो यहाँ पे मेटल सरफेस के बारे में हम लोग देखे थे। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसके लिए होगा, सबसे ज़्यादा थर्ड वाले के लिए होगा। क्यों, क्योंकि इसका मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन सबसे ज़्यादा है। तो इसीलिए वर्क फंक्शन ऑफ थर्ड इज ग्रेटर देन 2 greater than 1 implies threshold frequency for third will be greater than the threshold frequency of the 2 greater than threshold frequency of 1। ये हो गया। तो इसको तो ध्यान से देख लो, बाकी फिर हम लोग चलो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग इसको एक बार डिटेल्स में देखेंगे और साथ में ये देखेंगे कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वेव नेचर को किस तरीके से इसने रॉन्ग प्रूफ किया है। उसके बाद फिर हम लोग रेडिएशंस वगैरह स्टार्ट करेंगे। होमवर्क के लिए डीपीपी कर लेना नेक्स्ट, और एसी तो तुम लोग को दिया हुआ है, एक्सरसाइज 2 कंप्लीट कर लेना। इसको हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। चलो बाय।